प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो झारखंड बोर्ड की तरफ से जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किए गए क्लास 10th के बच्चों का, उसका आज हम सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं, वो भी पूरे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, और आपको पता है कि आपका जो मॉडल पेपर है आपके एग्जाम के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपके सवाल बहुत सारे एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, और आपको इसमें पता चलने वाला है कि एग्जाम जो है किस पैटर्न में पूछा जाएगा, किस तरीके का सवाल एग्जाम में आने वाले हैं। देखिए, इसमें जो इसका पैटर्न है बच्चों, आपको कुल जो संख्या है, प्रश्नों की संख्या आपका 52, टोटल संख्या आपका 52 प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, जिसमें से आपका 30 ऑब्जेक्टिव और बाकी जो शेष क्वेश्चन बच गया 22, वो 22 क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। 30 ऑब्जेक्टिव और 22 सब्जेक्टिव, जिसमें से 22 में से आपको मात्र 16 क्वेश्चन ही बनाना है। तो ये भी तो अच्छी बात है कि 22 में से आपको मात्र 16 को ही टच करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस मॉडल पेपर के कौन कौन से जो क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों, जो कि आपके इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या है, निम्नलिखित में कौन जैव संसाधन का उदाहरण है। तो जैव संसाधन का उदाहरण क्या है बच्चों, मनुष्य, जल, सूर्य ताप, लौ अयस्क। ठीक है, तो कौन सा जैव संसाधन, तो मनुष्य। मनुष्य क्या है बच्चों, ये जैव संसाधन, इसमें जीवन है। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा नंबर सवाल क्या है, मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए। ठीक है, तो मानव जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी और विश्व शांति को बनाए रखने के लिए समाज में जो संसाधन का बंटवारा होना चाहिए बच्चों, ये किस हिसाब से होना चाहिए। तो अमीर के हिसाब से, गरीब के हिसाब से, सरकार के हिसाब से, न्याय संगत के हिसाब से। तो ये अमीर के हिसाब से होना चाहिए, नहीं। गरीब के हिसाब से होना चाहिए, नहीं। सरकार के हिसाब से, नहीं। तो न्याय संगत के हिसाब से होना चाहिए बच्चों। ठीक है, एकदम न्याय के हिसाब से होना चाहिए संसाधनों का बंटवारा। ठीक है, अगर अन्याय के हिसाब से हो जाएगा तो कभी विश्व शांति होगा नहीं होगा। ठीक है, तो न्याय संगत के हिसाब से ही संसाधनों का बंटवारा होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल, निकोबारी कबूतर किस जातियों की श्रेणी में आता है। तो सामान्य जातियां, दुर्लभ जातियां, स्थानिक जातियां, लुप्त जातियां। तो निकोबारी जो कबूतर है बच्चों, ये स्थानिक जातियां की श्रेणी में आता है। क्यों? क्योंकि ये एक विशेष स्थान में ही पाया जाता है ये कबूतर। ठीक है, कहां पे पाया जाता है बच्चों, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह तरफ। ठीक है, तो ये निकोबारी कबूतर, नाम से ही पता चल रहा है, अंडमान निकोबार। ठीक है, ये वहीं पे पाया जाता है इस निकोबार कबूतर। ठीक है, तो ये स्थानिक जातियां हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, मतलब कि इनमें से कौन सही नहीं है बच्चों। तो महानदी हीराकुंड परियोजना, ये सही है, महानदी हीराकुंड परियोजना है। ठीक है, टांका पर आपका भूमिगत जल टैंक, ये भी है। इल्तुतमिश हौज खास, ये हाँ बिल्कुल, हौज खास का निर्माण इल्तुतमिश करवाए, ये भी सही है। गंगा भाखड़ा नंगल परियोजना, ये गलत है बच्चों, क्योंकि भाखड़ा नंगल परियोजना जो है ना, ये गंगा पर नहीं है, गंगा नदी में नहीं है, ये सतलुज नदी पर है। कहां पर है, सतलुज नदी पर। तो ये भी आपको याद रखना है, कौन सी नदी पर है, भाखड़ा नंगल परियोजना। देखिए, सवाल आपको पलट भी सकता है, क्योंकि ये मॉडल पेपर है। ठीक है, तो सवाल यहां से भी आपको बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये सुमेलित नहीं है, भाखड़ा नंगल परियोजना सतलुज नदी पर होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है। तो रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है बच्चों, तो ग्रीष्म, शीत, वर्षा, उपरोक्त सभी। तो ये शीत ऋतु में बोया जाता है। ठीक है, रबी फसल जो है अक्टूबर नवंबर के आसपास बोया जाता है, शीत ऋतु में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, याद रखेगा। अच्छा, रबी फसल का एक उदाहरण आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है, चलिए कमेंट करके बताओ रबी फसल का एक उदाहरण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है। तो चाय जो है ना बच्चों, ये रोपण कृषि का उदाहरण है। किस प्रकार का, रोपण कृषि का। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। झारखंड के गुआ और नोवा मुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो झारखंड के गुआ और नोवा मुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है बच्चों, तो ये यहाँ पे लौह अयस्क पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लौह अयस्क। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, झारखंड के गुआ और नोवा मुंडी में लौह अयस्क के खनिज पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है। ठीक है, तो किसका परिवहन पाइपलाइन के द्वारा होता है बच्चों, तो पानी का होता है बिल्कुल, कच्चा तेल का भी होता है, पेट्रोल उत्पाद का होता है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाइपलाइन के द्वारा परिवहन जो होता है पानी का भी होता है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे कोई टैंक से आता है आपके घर में पानी, कच्चा तेल का भी होता है, पेट्रोल का भी होता है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं लोग। हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को
संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो हमारे देश के 22 प्रमुख भाषा है बच्चों, ये कौन से अनुसूची में रखा गया है? तो 8वीं 9वीं 7वीं 6ठी। तो 22 भाषाओं को मेरे प्यारे बच्चों ये 8वीं अनुसूची में रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है बच्चों तो वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, अच्छा आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है। ठीक है, कहते हैं अभी तो असली मंजिल बाकी है, इरादों का इम्तिहान बाकी है। ठीक है, अभी तो असली मंजिल बाकी है, इरादों का इम्तिहान बाकी है, तौली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तौलना आसमान बाकी है। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी तौलना आसमान बाकी है, तो अभी और भी तैयारी करना है क्योंकि आप लोग का बहुत ही कम समय बचा हुआ है। चलिए 10 नंबर सवाल देखिए क्या है, स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो स्थानीय शासन व्यवस्था क्या पूछ रहा है? स्थानीय शासन व्यवस्था, इसमें मेरे प्यारे बच्चों एक तिहाई महिलाओं को सीट आरक्षित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, कितना पद? एक तिहाई पद। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ? तो अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन जो हुआ था बच्चों ये 1954 से 1968। ठीक है, 1968 याद रखिएगा। ठीक है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन जो हुआ था 1954 से 1968। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है? ठीक है, तो भारत में के राज्यों में विधानसभा बोल रहा है बच्चों। ठीक है, विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है? तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों 5% से भी कम है यहाँ पे। ठीक है, जो विधानसभा में ना महिला के प्रतिनिधित्व वो 5% से भी कम है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, इनमें से कौन सा देश द्विदलीय व्यवस्था है? तो कौन सा देश में द्विदलीय व्यवस्था है बच्चों? तो अमेरिका में क्या है? द्विदलीय व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। बाकी भारत में नहीं है, फ्रांस में नहीं, जर्मनी में नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? ठीक है, 2006 में, 2008, 2004, 2005 में। नेपाल में राजतंत्र कब किस वर्ष समाप्त कर, मतलब कि स्वतंत्र कब हुआ? सिंपल है, राजतंत्र को हटा दिया, स्वतंत्र कब हुआ? ठीक है, तो ये कब हुआ था बच्चों? तो 2008 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल क्या है, बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था? तो बोलीविया जो है बच्चों वहां पे पानी का निजीकरण के खिलाफ, मतलब पानी निजीकरण था वहां। ठीक है, उसके खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया? तो ये फेडेकोर ने किया था बच्चों। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। याद रखेगा, फेडेकोर ही पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन किया था। याद रखेगा, ये महाशय बहुत ही अच्छे हैं। आगे देखते हैं हम लोग, केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्नलिखित में से कौन है? तो केरल में शिशु मृत्यु दर मतलब कि बच्चे कम मरते हैं, तो ये इसमें से कौन सा कारण है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सही क्रियान्वयन, उत्तम परिवहन व्यवस्था, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाएं के पर्याप्त उपलब्धता, उच्च प्रति व्यक्ति है। तो कौन से कारण है बच्चों जिसमें शिशु मृत्यु दर कम होता है केरल में? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्रियान्वयन, ये गलत है। ठीक है, सार्वजनिक वितरण से हमको क्या मतलब है उसको? ठीक है, इसका कोई सिस्टम से नहीं। उत्तम परिवहन, अगर गाड़ी घोड़ा अच्छा है तो इससे क्या है? इससे भी कुछ नहीं है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य सबसे मेन पॉइंट आ गया, स्वास्थ्य हेल्थ। ठीक है, वहाँ के हेल्थ और मौलिक सुविधाएं की पर्याप्त उपलब्ध है, इसलिए यहाँ पे शिशु मृत्यु दर की कम होती है। ठीक है, तो ये एक अच्छा कारण है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है? संगठित क्षेत्र बच्चों, ठीक है, कृषि मजदूर, बहुराष्ट्रीय कंपनी का स्थायी कर्मचारी, लघु उद्योग के श्रमिक, कबाड़ी वाला। तो इसमें से संगठित क्षेत्र का नियोजित किसे कहा जा सकता है बच्चों? तो इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनी का स्थायी कर्मचारी को। संगठित क्षेत्र में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि 8 घंटे काम किए जाते हैं एक निश्चित समय तक और पैसा इसको मिल जाता है। अगर छुट्टी भी किए तो इनको पैसा में नहीं कटौती की जाती, तो ये संगठित क्षेत्र में हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनी का एक अस्थायी कर्मचारी में होता है। बाकी कृषि मजदूर में कोई संगठित है नहीं है। ठीक है, करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। लघु उद्योग श्रमिक ये भी कोई संगठित नहीं है। ठीक है, अगर नहीं काम करोगे तो पैसों भी नहीं मिलेगा। ठीक है, कबाड़ी वाला, अरे भाई काम नहीं करोगे पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। और कोई निश्चित ये भी नहीं है कि टाइम कि इतना से इतना टाइम में करेंगे। ठीक है, तो ये संगठित में नहीं होगा। आगे देखिए 18 नंबर सवाल क्या है, रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने वाले निम्न में से कौन सा उपाय किए जाते हैं? ठीक है, तो रोजगार में अधिक अवसर उत्पन्न करने वाले निम्न में से कौन सा उपाय किए जा सकते हैं? सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, हाँ सिंचाई की अगर सुविधा में वृद्धि हो जाएगी तो यहाँ भी रोजगार हो सकता है। विद्यालय के अस्पताल की स्थापना, हाँ विद्यालय और
अस्पताल का स्थापना अगर हम लोग करते हैं तो वहाँ भी रोजगार बढ़ सकता है, क्योंकि वहाँ भी कर्मचारी एम्प्लॉय नर्स वगैरह में, है ना। खाद्य संप्रसंस्करण की इकाई का स्थापना, ठीक है, तो ये इसमें भी आपका रोजगार की अवसर में वृद्धि हो सकती है। तो इसमें से तीनों हो जाएगा बच्चों, मतलब तीनों कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाक से लाइक कर देंगे। चलिए अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में कौन सी एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई करता है बच्चों, है कहां पे ऑप्शन में, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जारी करता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। राम और श्याम दो छोटे किसान है, चलिए बहुत अच्छी बात है, दो छोटे किसान है, ठीक है, जिन्होंने अलग अलग स्रोतों से 20,000 रुपया कर्ज लिया। मतलब कि ये दोनों क्या किए, अलग अलग सोर्स से, अलग अलग जगहों से क्या लिया, ये कर्ज लिए 20,000 रुपये। राम ने 1.5% ब्याज प्रति माह की दर से व्यापारी से कर्ज लिया। तो व्यापारी से कर्ज लिया कितना, 1.5% प्रति माह, पर मंथ का, ठीक है, ब्याज। और जबकि श्याम ने यह कर्ज बैंक से प्रतिवर्ष 8% ब्याज पर लिया गया। उपरोक्त आधार पर निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है। तो आपको हम सबसे पहले सवाल देते हैं कि सबसे ज्यादा जो है बच्चों, सबसे ज्यादा फायदा में कौन है और नुकसान में कौन है। तो राम जो है ये नुकसान में है, क्यों, क्योंकि ये 1.5% प्रति माह बोल रहा है। अगर इसको हम लोग 12 से गुना कर दे तो कितना हो जाएगा, 18% के हिसाब से ये कर्ज लिया है, और ये जो श्याम है वो 8% के दर से। तो इसका मतलब है कि राम थोड़ा सा मजबूर है, ठीक है, वो थोड़ा ज़्यादा परेशान। अब देखते हैं इसका ऑप्शन। राम ने सही किया क्योंकि उसे किसी प्रकार की कागजी कार्यवाही नहीं करनी पड़ी। भाई ये सूटेबल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये नुकसान में है बहुत ज़्यादा, 18% लग रहा है इसको साल भर का, है ना, इंटरेस्ट। श्याम की हालत ज़्यादा खराब है, उसे ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है, ये तो गलत है। क्यों, श्याम तो खुश है वो, क्योंकि 8% उसको देना पड़ रहा है, ये भी गलत है। राम की हालत बहुत खराब है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है, हाँ ये सही है। ठीक है, राम जो है, राम का हालत बहुत ज़्यादा खराब है, क्यों, क्योंकि उसको ब्याज बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है, मतलब 18% पर ईयर देना पड़ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ये जो है सही है। चलिए आगे देखते हैं, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार आरटीआई नामक कानून कब लागू किया गया। तो आरटीआई नामक कानून जो लागू हुआ था बच्चों, ये आपका 2005 में हुआ था, अक्टूबर 2005 में, याद रखिएगा 2005 में आरटीआई नामक कानून लागू हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल क्या है, सरकार द्वारा अवरोधों द्वारा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो सरकार द्वारा जो बैरियर है, जो प्रतिबंध है बच्चों, ठीक है, उसको हटाने की क्या कहलाती है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, राष्ट्रवाद। तो उसको हम लोग उदारीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, उदारीकरण कहते हैं, लिबरलाइजेशन कहते हैं उसको। ठीक है, उदारीकरण, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आप इंग्लिश से जिनका है वो देख सकते हैं। क्या है, अर्नेस्ट रेनन किस देश के दार्शनिक थे। तो अर्नेस्ट रेनन किस देश के दार्शनिक थे बच्चों, तो ये थे कहाँ के, जर्मनी, फ्रांसीसी, अमेरिका, भारतीय, तो ये थे फ्रांसीसी का। ठीक है, अर्नेस्ट रेनन याद रखिएगा, ये किस देश के दार्शनिक थे, तो ये फ्रांसीसी के थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। बहुत ही अच्छा सवाल और बहुत ही लॉलीपॉप सवाल है। ठीक है, सबका जवाब आना चाहिए, है ना। क्या है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, तो 1789 को हुआ था। इसका डेट आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल क्या है, अगला सवाल, यंग इटली भूमिगत संगठन के स्थापक कौन थे। तो यंग इटली के संगठन को जो स्थापक थे बच्चों, ठीक है, उसको जो ऑर्गेनाइज था, ठीक है, फाउंडर थे, वो कौन थे, तो जियोसेपे मैत्सिनी, है ना। यंग इटली यूरोप का है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक जो थे ये जियोसेपे मैत्सिनी थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। तो ये लौटे थे बच्चों 9 जनवरी 1915 को, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, 9 जनवरी 1915। ठीक है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका भारत से लौटे। अच्छा, ये महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, ठीक है, ये आप लोग हमें कमेंट करके बताना। ठीक है, जन्म कब हुआ था ये कमेंट करके बताना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल, पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
एवं किसके मध्य हुआ था? तो पूना पैक्ट जो हुआ था बच्चों, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और किसके बीच में होता है? ये महात्मा गांधी के बीच में। किसके किसके बीच में? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में ही पूना पैक्ट का हुआ था, ठीक है, इनके मध्य। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। क्या है जी अगला सवाल? 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेजी फैली थी? अमेरिका, अफ्रीका, ब्रिटेन, फैल या जापान? तो रिंडरपेस्ट नामक बीमारी जो बच्चों, ये पशु बीमारी था। कौन सा बीमारी था? पशु बीमारी, ठीक है, पशु रोग, ठीक है। और ये रोग बच्चों किस देश में बहुत तेजी से फैला था? तो ये फैला था बच्चों आप लोग का अफ्रीका में। अफ्रीका में रिंडरपेस्ट जो है बीमारी, ये अफ्रीका में बहुत तेज से फैला था, ठीक है, जिसमें सभी 90% से ज़्यादा बीमार हो गए थे जानवर लोग। आगे देखते हैं हम लोग। निम्नांकित में कौन देश मित्र राष्ट्र के पाले में था? तो मित्र राष्ट्र में कौन था बच्चों? तुर्की, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, जर्मनी। तो इसमें आपका ब्रिटेन जो था बच्चों, ये मित्र राष्ट्र में था। बाकी तुर्की हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, जर्मनी हो गया, ये आपका धुरी राष्ट्र में था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कारक कौन था बच्चों? तो ये जेम्स हारग्रीव्स थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर याद रखेगा सी, ठीक है, जेम्स हारग्रीव्स स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार हुआ था, ठीक है, द्वारा बनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, जो कि आपका 30 महत्वपूर्ण सवाल था ये, ठीक है। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी आपका सब्जेक्टिव सवाल भी है, आपको ये भी सोल्यूशन करवा दिया जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटी का बटन को जरूर दबा देना है, ठीक है, ताकि हमारा जो सोल्यूशन मिले आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो उसका वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, ठीक है। और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लिए हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, वो चैनल पर अपडेट रहेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से आप लोगों को सॉल्यूशन हम करवा देंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत ही आसान लैंग्वेज में, ताकि आपको सबको याद हो जाए, ठीक है। बाकी मेरे प्यारे बच्चों, आपको चैनल को क्या करना है? सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है, ताकि आपको भी मोटिवेट मिलते रहे और साथ साथ हमें भी कि बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना। और बहुत ही कम समय बचा हुआ बच्चों, ये कम समय में आपको बढ़िया से बढ़िया नंबर लाना है, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल, चारों सोशल मीडिया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। वहाँ से आप हमसे ऐड हो सकते हैं और बेझिझक हमसे कोई भी सवाल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पर आपको बहुत सारे नोट्स, ये आपके मॉडल पेपर सारे वहाँ पे अपलोड किए गए हैं। जो भी है आपका 9, 10 जितना भी है, मतलब कि वहाँ पे सारे मटेरियल मिलेंगे आपको। व्हाट्सअप में आपको अपडेट मिलेंगी, तो व्हाट्सअप चैनल में आपको अपडेट मिलेंगे। तो चारों सोशल मीडिया से हमसे ऐड हो सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।